देश भर में चुनाव हो रहे हैं और महिलाओं पे खास तौर से सभी राजनीतिक दल केंद्रित हैं। उनको लगता है कि अगर आधी आबादी उनके पक्ष में आ गई तो उनका मामला जम सकता है। इस वक्त मैं झांसी में हूँ और मेरे साथ हैं शालिनी भार्गव जी, जो यूं तो समाजसेवी हैं, सुबह से शाम तक समाज सेवा करती हैं, समाज के हर वर्गों से मिलती हैं, लेकिन फिलहाल मोर्चा संभाले हैं, कमान संभाले हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं अनुराग शर्मा जी, उनकी कमान संभाली है चुनाव की। कहा जाता है कि पर्दे के पीछे शालिनी जी ही सब कुछ मैनेज करती हैं, उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ ये डिसाइड करती है। शालिनी जी, इस नए दायित्व के लिए आपको बहुत बधाई। और लोग कह रहे हैं कि आप उसको बहुत अच्छा संचालित कर रही हैं, जितना कोई पॉलिटिकल आदमी कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ के कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही बड़ा महायज्ञ है और इसमें आहुति हर वर्ग की और हर इंसान की होती है। मेरी भी एक छोटी सी कल्पना है, रचना है कि बड़े भाई साहब श्री अनुराग शर्मा जी प्रचंड जीत से विजय हों और जब वो मोदी जी के सामने जाएं तो गर्व से ये बात कह सकें कि हमारे जनप्रतिनिधि को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, क्योंकि जनता का स्नेह, झांसी ललितपुर जनता का आशीर्वाद उन्हें बहुमत देके मिला। ठीक, आप सभी राजनीतिक दल महिलाओं की बात करते हैं मैम, अगर हम आपसे बात करें कि आपको क्या लगता है महिलाओं इम्पोर्ट हो पा रही हैं, महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है, या राजनीतिक दल कह तो देते हैं लेकिन करते नहीं, उनको हक देते नहीं? ये बहुत गहरा विषय है और बहुत आवश्यक विषय है, क्योंकि आज महिला 50% तो हैं, वो जननी हैं, वो माता हैं और वो पहली गुरु भी हैं घर की। तो उनको राजनीति में योगदान न मिलना एक बहुत बड़ा, समाज के लिए एक बहुत बड़ी कमी रही है। और यशस्वी श्री प्रधानमंत्री जी ने जो बोलते हैं वो करते हैं, और ये वादा उन्होंने अपने पहले मैनिफेस्टो में किया था। मेरा पूर्ण तरह विश्वास है कि आगे आने वाले पीढ़ियों में इस प्रणाली को बहुत ही दृढ़ता से लागू कर दिया जाएगा। मोदी जी की जो गारंटी है वो सुशासन की गारंटी है, आत्मविश्वास की और स्त्री के आत्मनिर्भरता की गारंटी है, और यही आवश्यक है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अच्छा, आपको लगता है मैम कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें आपके लिए क्या समस्याएं हैं, और आपको लगता है कि महिलाओं की किन समस्याओं को राजनीतिक दलों को सबसे प्रायोरिटी पे, सबसे प्राथमिकता पे रखना चाहिए? सबसे पहली बात, स्त्री जो घर चला रही हैं और अपने बच्चों का पालन कर रही हैं, उनकी समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए, और उसमें प्राथमिक है अच्छी शिक्षा। दूसरी बात है, हमारी स्त्रियों को बहुत कुछ माता पिता सिखाते हैं, उनको बहुत गुणी बनाते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा कमी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हो, ये नहीं सिखाते। और ये अगर बचपन से, ये ज्ञान अगर बचपन से एक बच्ची में डाला जाए कि उसे बैंकिंग आनी चाहिए, उसे अपने पैसे की सुरक्षा करनी आनी चाहिए, ये अभी तक हमारे वहाँ शुरू नहीं हुआ है। आपको लगता है ये? अच्छा मैम, आप बुंदेलखंड में काम करती, जहाँ पे महिला लड़की होना, लड़की जन्मना एक अभिशाप है, तो अभी भी यहाँ पे कई कुरीतियाँ हैं। आपको लगता है कि यहाँ दोहरा मुकाबला करना पड़ता है अन्य देश के, अन्य प्रांतों, अन्य जगहों के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? ये एक सामाजिक विषमता है, लेकिन पिछले 10 साल में इस पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अब समान वर्ग में ये बातें उभर के आई हैं कि बेटी भी बेटे से कम नहीं है, अगर उसे सही अवसर दे दिया जाए। यही काम डॉक्टर पंडित विश्वनाथ शर्मा हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम स्कॉलरशिप्स बांटते हैं, करीबन 48 स्कूलों में निरंतर हर वर्ष, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा वो बच्चियों में जाता है जो एक टेस्ट के द्वारा वो मेरिट में आती हैं। और इसी कारण है कि हम बच्चियों को स्कूल छोड़ने से 8वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में रोक पाते हैं, और जब वो इंटर
पास कर लेती हैं, तब उनके जीवन शैली में वो उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जाती है। ये कमी बुंदेलखंड क्षेत्र में हमेशा से रही है। इसी कारण मैंने पूज्य बाबूजी की प्रेरणा लेके बहुत सारे बुंदेलखंड स्कूलों में केवल लड़कियों के लिए बाथरूम की व्यवस्था करवाई थी। जब बाथरूम बनाना एक सरकारी प्रणाली में नहीं आया था, तब से हम ये काम कर रहे हैं और उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव हमने देखा कि बच्चियां स्कूल नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए एक व्यवस्थित बाथरूम है। अच्छा, आपको लगता है ये छोटी बात थी बाथरूम होना, लेकिन ये शिक्षा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते थे। और इसी तरह की, और आपको क्या लगता है मैम कि किन और चीज़ों पे बुनियादी सुधार हो जाए तो शिक्षा में स्तर बढ़ जाएगा और ड्रॉप आउट रेशियो कम हो जाएगा? सबसे बड़ी बात हमें ये सोचनी चाहिए कि ड्रॉप आउट रेशियो के बाद, कम होने के बाद और हम क्या कर सकते हैं। जो स्किल इंडिया ट्रेनिंग है, उसके लिए अगर ट्रांसपोर्ट का हमें व्यवस्था कर ली जाए तो वो बच्चियां गांव से पास के शहर आकर के स्किल इंडिया ट्रेनिंग की, वोकेशनल ट्रेनिंग की जब हकदार हो जाएंगी, तब उन्हें व्यवसाय से जोड़ने का अवसर मिलेगा। बुंदेलखंड में हमेशा एक कमी रही है कि ग्रामीण व्यवसाय, जो दूसरा व्यवसाय घर का छोटा व्यवसाय होता है, उसकी कमी है। जैसे आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आप देखेंगे कि घर घर में बच्चियां सिलाई कढ़ाई से अपना पालन पोषण बहुत कम उम्र में ही शुरू कर देती हैं और हाथ में बहुत शिफक्त और बहुत हुनर आ जाता है। ये छोटी व्यावसायिक व्यवस्था हमारे बुंदेलखंड में कमी रही है। तो यहाँ पे स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक रेवोल्यूशन ला सकता है। मैम, आपने कहा कि ये हम अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा योग करते हैं, शिक्षित करते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनाते हैं। और आपको लगता है जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक वो शायद वो सम्मान और वो पद प्रतिष्ठा हासिल न कर पाएं जो समाज में दूसरे लोगों को है? बात बराबरी करने की या कोई पद हासिल करने की नहीं है। स्त्री स्वभाव से ही जब अपने बच्चों का लालन पालन करती है तो वो बचत बहुत करती है। एक स्वाभाविक रूप होता है कि आप देखेंगे घरों में, असमान घरों में, कि स्त्री हमेशा एक बचत का जरिया रही है। और ये बचत अगर वो निवेश कर पाए तो उसकी अपने आप ही दोहरी इनकम का एक जरिया शुरू हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन उसके लिए एक विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है और एक विशेष आदत की ज़रूरत होती है, जो उसे कम से कम स्कूलों में और बचपन में डाल ली जाए। अच्छा, आपको लगता है अगर बैंकिंग सीख जाए, अच्छी बैंकिंग सीख जाए, तो अपने जो पैसा बचा कर रखा है, सालों साल पड़ा हुआ है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई वो नहीं, वो अगर इन्वेस्ट कर ले तो वही इनकम दे देगा? जी, यही बात है। और ये बात तभी आ सकती है जब हम अपने स्कूलों में इसका काम शुरू करें। जिस महत्वता से हम उसे मैथ सिखाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, उसी लगन से, उसी मेहनत से हम ये कार्य भी सिखाते हैं। मैम, अभी चुनाव हो रहा है, देश भर में हो रहा है, आप मोर्चे पे हैं, आपको क्या लगता है कि जो मोदी की गारंटी की बात जो आप कह रही थी, महिलाओं के सम्मान की गारंटी है, उनके आत्मनिर्भरता की गारंटी आप बता रही थी, तो आपको लगता है ये स्लोगन कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है? हमारे जो युग पुरुष ईश्वर ने दिए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ उनकी प्रेरणा लेकर इतने बड़े काम कर पाए हैं, ये एक विशनरी ही कर सकता है। और मोदी जी ने जो कहा है स्त्री के लिए, स्त्री जब तक योगदान नहीं करेगी, जिस समाज में स्त्री का सम्मान सुरक्षित नहीं हो, वो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस समाज में गुरु का सम्मान नहीं हो, उसका पतन होना भी निश्चित है। तो ये बातें जो मोदी जी ने समाज में रखी हैं और उसको संचालित कर लिया है, आज हर घर में राम बसे हैं। क्यों बसे हैं? बिकॉज उन्होंने, राम तो शुरू से ही बसे थे, लेकिन उसको कॉन्शियसनेस में डालना, ये काम मोदी जी ने कर दिया है।
राजनीति में भी राजनीतिक बिचौलियों को उन्होंने हटा दिया है। आज सीधा संपर्क कर दिया है जनता और नेता के बीच में, प्रतिनिधि के बीच में। इसी तरह जो स्त्री की विवशता है उसको इतनी गहराई से किसी पुरुष ने समझा, किसी माता और बहनों को ये सम्मान दिया कि आपको संध्या होने का इंतज़ार नहीं करना पड़े, ये 75 साल में नहीं हुआ। तो मुझे पूर्णतः यकीन है कि अगर हम लोग इन बातों को आगे रखें तो वो महिलाओं के उद्धार के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपको लगता है मैम पहली सरकारों में उतने विजन की कमी रही, जबकि महिला प्रधानमंत्री रही, इंदिरा गांधी रही, तमाम लोग रहे। अगर मैं पर्टिकुलर किसी की बुराई न करूं तो वैसे थोड़ा विजन की कमी थी कि यार देश की ऐसी स्थिति नहीं रही होगी, इतना आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं रहा होगा कि जो चाहे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समृद्धि की नहीं है, पहली बात तो एडुकेशन की है। देखिए, एडुकेटेड क्लास जब पॉलिटिक्स में रहती है, चाहे कम ही सेगमेंट रहे, तो वो लोग विजन भी रखते हैं और एग्जीक्यूशन भी रखते हैं और टाइमली एग्जीक्यूशन भी रखते हैं। जैसे अपने वहाँ कहा जाता है कि देर से अगर न्याय मिला तो वो अन्याय के ही बराबर हुआ। तो देर से अगर हमें चीज़ें, गवर्नमेंट का पैसा अगर इस्तेमाल हो रहा है और उसे जनता की उपलब्धि का कारण नहीं बन रहा है, तो वो तो कोई एग्जीक्यूशन, वो तो कोई विजन ही नहीं है। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता बहुत है। ठीक है। चलिए मैम, आप समाज सेवा से जुड़ी हैं। एक आरोप लगता है तमाम सामाजिक संगठनों पे कि उन्होंने समाज सेवा का एक धंधा बना लिया है। तो क्या इससे भी इफेक्ट होता है? जब आप कहते हैं समाज सेवा करते हैं, लोगों ने ट्रस्ट बना लिया है, तो उसका कुप्रभाव आपके ऊपर भी आता है? जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुछ लोग संस्था के नाम पे धंधे कर रहे हैं, उनका प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके ऊपर भी आता है? इस बात को लेके मैं एक छोटा उदाहरण दूंगी। जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे पीएम, तो करीबन 726 एनजीओस को, जिनका विदेश से पैसा आता था, उन पे एक दिन के अंदर रोक लगा दी गई थी। तो ये ज्ञान उनको था कि कुछ एनजीओस के आड़ में क्या काम चल रहे हैं, उसको कैसे रोकना है, और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने रोकने का काम किया। दूसरी बात ये, हमारे ट्रस्ट की एक विशेषता ये भी है, हालांकि पिछले 26 साल से हम लोग एटीजी देने के उसमें हैं, लेकिन पंडित विश्वनाथ शर्मा हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट कभी भी फाइनेंशियल योगदान नहीं लेता। तो यही कारण है हम अपने आप को इस आरोप से बचा पाए हैं। अच्छा मैम, आपको लगता है कि तमाम सरकार के वो काम हैं कि बिना सामाजिक संगठनों के वो पूरे नहीं हो सकते हैं? अगर सरकार की योजनाओं को सामाजिक संगठन धरती पे उतार दें तो काम बहुत आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये आपने इतनी बड़ी बात कही है भैया। जब मैंने स्कूलों में बाथरूम बनाने का कार्य शुरू किया, तो मैं दिल्ली में, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो उस वक्त हेड कर रहे थे वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट। सरकार थी विपक्ष की, और मैंने उसमें कम से कम 10 चक्कर लगाए, सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई साहब, ये मात्र 50 स्कूल हैं मेरे, मैं इन्हें पिछले 12-13 वर्षों से जानती हूँ, इनके वहाँ योगदान करती हूँ, निरंतर योगदान करती हूँ, और अगर समाज में ये गांव में रह के कुछ काम कर रहे हैं तो ये स्कूल हैं। आप केवल मात्र, उस समय की बात है तो 30 या 40 हज़ार में केवल 6 बाथरूम इनमें बना दीजिए, यकीन जानिए कि वो फाइल पास ही नहीं हुई। जब तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनजीओज ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, द वंस हु आर ट्रूली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं ये व्यवस्था चरमराती है, कहीं ना कहीं। और अगर हमारे योगदान से एक पीपी मॉडल के तहत, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप कुछ विशेष कार्य कर लें,
तो उसका एक रिपल इफेक्ट होगा और ये योगदान 10 गुना बढ़ के दिखेगा ग्रामीण क्षेत्र में, जहां इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है कि अब जब चुनाव भी हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, सब महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सबसे बड़ी चुनौती समाज के सामने क्या है, जिसके लिए सभी को पार्टी के ऊपर उठ के सोचना चाहिए? सनातन में एक विवरण आता है जाति का, और जब तक हिंदू अपनी जाति को नहीं भूलेंगे तब तक वो एकत्र हो ही नहीं पाएंगे। आज हम 21वीं सदी में हैं, एक डिजिटल वर्ल्ड में पूरे विश्व को एक गांव बना के रख दिया है, और हम अभी भी ये लगे हैं कि हम उस वर्ग के, इस जाति के, ये धर्म के। एक विकसित भारत का विजन, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने का विजन हमारी अगली पीढ़ी को जब तक नहीं मिलेगा, एंड टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग। आप और देशों में देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फूड एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर, एक बेसिक रिक्वायरमेंट का स्तर जब तक भारत में नहीं आएगा तब तक सारी राजनीतिक उपलब्धियां कुछ कमी रह जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे शालिनी भार्गव जी, जिन्होंने बहुत शालीनता से अपनी बातें कही। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें दुनिया से मुकाबला करना है तो उनकी उन समस्याओं का समाधान भारत में भी करना होगा, जिसका वो बहुत पहले कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि जब तक जाति का धब्बा नहीं हटता है तब तक सनातन की रक्षा थोड़ा मुश्किल है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, झांसी। मोदी जी की जो गारंटी है वो सुशासन की गारंटी है, आत्मविश्वास की और स्त्री के आत्मनिर्भरता की गारंटी है। मोदी जी ने जो कहा है स्त्री जब तक योगदान नहीं करेगी, जिस समाज में स्त्री का सम्मान सुरक्षित नहीं हो, वो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। एजुकेटेड क्लास जब पॉलिटिक्स में रहती है, चाहे कम ही सेगमेंट रहे, तो वो लोग विजन भी रखते हैं और एग्जीक्यूशन भी रखते हैं और टाइमली एग्जीक्यूशन भी रखते हैं। सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं ये व्यवस्था चरमराती है, कहीं ना कहीं। और अगर हमारे योगदान से एक पीपी मॉडल के तहत, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप कुछ विशेष कार्य कर ले, तो उसका एक रिपल